राजस्थान की राजधानी जयपुर से कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। पायलट ने कथित वोट चोरी को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो आंकड़े और प्रमाण सार्वजनिक रूप से रखे हैं, उन पर आयोग ना तो कोई जवाब दे रहा है और ना ही कोई जांच बैठा रहा है। पायलट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट दी जानी चाहिए ताकि जो गड़बड़ी के आंकड़े पेश किए गए हैं उन पर निष्पक्ष जांच हो सके। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए और जोड़े जा रहे हैं ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एक संवैधानिक संस्था पर जनता का विश्वास डगमगाता है तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़े संकट का संकेत होगा। भाई अब ये तो स्थापित हो चुका है कि प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कर्नाटक के संदर्भ में और डेटा के साथ दिया है, उन सबूतों को उन डॉक्यूमेंट्स को निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा है और ना ही निर्वाचन आयोग ने कोई जांच बिठाई है। बेहतर ये होता कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को पार्टीज को दे और जो हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं उस पर जांच बिठाए, अध्ययन करे, सही गलत क्या है, गलती किसकी है। वो बिना जांच करे सिर्फ कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत अध्ययन करने के बाद कन्विंस जो हुए हैं उसके बाद और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसको कोई झुठला नहीं सकता। वोटर लिस्ट से नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से और वोटों की चोरी हो रही है। उसको रोकने में अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम है तो उनकी जो पारदर्शिता है, उनकी जो काम करने का तरीका है, जो निष्पक्षता होनी चाहिए वो शायद नहीं है। और इसकी ये मतलब है कि संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की, अगर उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो बेहतर तो ये होगा कि ये दबाव में काम ना करें। और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बात लगती है जब हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से और जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ये सरकार और दल के संदर्भ में काम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी एक बहुत नैतिक और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक वोट की गिनती हो, कोई वोट वंचित ना रह जाए। अब लाखों लोगों के वोट से आप नाम काट दें, मनमानी तरीके से आप जोड़ दें, एक मकान में 200-200 लोग, 250 लोग रह रहे हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखा दें। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एनडीए की जीत का दावा किया। सावंत ने कहा कि सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर ये साफ है कि एक बार फिर राज्य में एनडीए की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब बनी है, राज्य का तेजी से विकास हुआ है और बिहार इसका उदाहरण है। प्रमोद सावंत ने यह भी कहा कि जो विकास एनडीए शासन में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आने जा रही है। जब वो इलेक्शन हारते हैं तब वोट चोरी की बात करते हैं। उनको कर्नाटक में, हिमाचल में वोट चोरी नहीं दिखी, सिर्फ बाकी जगह दिखती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो सिर्फ उनका जो घुसपैठियों के मत के ऊपर उनकी जो मत चोरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल मत चोरी वगैरह ऐसा कुछ नैरेटिव नहीं है। लगातार यात्रा चल रही है। अब रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण अवसर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अविस्मरणीय आयोजन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने लाल किले पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया, जो इतिहास और संस्कृति को सम्मानित करने वाला होगा। इस आयोजन के जरिए शहीद गुरु तेग बहादुर की महानता और बलिदान को जनता के समक्ष प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया जी ने निर्णय लिया कि दिल्ली की सरकार इसको एक अविस्मरणीय आयोजन के रूप में स्थापित करेगी और आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ दिल्ली सरकार ने मिलकर ये सर्वधर्म संवाद इसका आयोजन किया है और इस पूरे आयोजन में प्रमुख कड़ी के तौर पर हमारे कैबिनेट के साथी और दिल्ली के कैबिनेट में एकमात्र सिख असरदार सरदार जिनको हम कहते हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो भी इस कार्यक्रम में है और आने वाले पूरे आयोजनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नवंबर में बड़ा आयोजन लाल किले पे करने का निर्णय लिया गया है दिल्ली के कैबिनेट के द्वारा
और इस प्रकार का आयोजन जो आज से शुरू हुआ है, आने वाले 3-4 महीने तक आप लगातार देखेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है वो विश्व के इतिहास में कभी ना भूलने वाला बलिदान है और हम सब लोग उनके ऋणी हैं और जितना भी हम लोग कर पाएंगे वो कमी। केरल के वायनाड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ ओमन चांडी स्मारक सभागार के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 8 से 9 दिनों में उन्होंने अपनी ज्यादातर ऊर्जा स्थानीय लोगों से मिलने, उनके घर जाकर उनकी समस्याओं को समझने और मिलकर समाधान खोजने में लगाई है। उन्होंने खास तौर पर बारिश के कारण प्रभावित इलाकों का जिक्र किया, जहां पानी भर जाता है और लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता यहां आश्रय स्थल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बायोगैस प्लांट की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लाखों गौवंश है और हजारों टन गोबर नालों नालियों में बहा दिया जाता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक किसी सरकार ने इस तरह का प्लांट नहीं बनाया, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे पूरा कर लिया है। उनका कहना है कि इस दिशा में और भी प्लांट बनाए जाने चाहिए ताकि गोबर को प्रभावी ढंग से प्रोसेस किया जा सके और पूरी दिल्ली को ग्रीन और क्लीन ऊर्जा के माध्यम से संचालित किया जा सके। दिल्ली की एक बड़ी जरूरत ये बायोगैस प्लांट। आज लाखों गोवंश दिल्ली में है डेयरियों के माध्यम से और हजारों मीट्रिक टन गोबर का विसर्जन यहाँ पर होता है, नाले नालियों में, यमुना जी में जाता है। परंतु क्या कभी किसी सरकार के कार्यकाल में इस तरह का प्लांट बन पाया? आज ये जो समय की जरूरत थी, इसका काम यदि किसी ने पूरा करवाया है तो वर्तमान सरकार ने कराया है। और मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली की जरूरत है कि ऐसे प्लांट हम और खोलें ताकि पूरी तरीके से जितना भी गोबर का आउटपुट है उसको प्रोसेस किया जा सके और पूरी दिल्ली को ग्रीन एवं क्लीन ऊर्जा के साथ संचालित किया जा सके। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन 2025 पर महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में CAT के कार्यों और चुनौतियों पर गहन चर्चा होगी। मंत्री ने कहा कि अगर कोई समस्या या चुनौती आती है तो उसे कैसे ठीक किया जाए और आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, इस पर भी विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैट का ये 10th एक सम्मेलन है। इसमें कैट की जो वर्किंग है हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, इस वर्किंग के बारे में चर्चा होती है। इसमें जो अच्छे अभी सक्सेस स्टोरी हुए हैं उनको आपस में शेयर करते हैं, किस ट्रिब्यूनल ने अच्छा काम किया और अगर कोई चैलेंज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैलेंज आ रहा है या टेक्नोलॉजी का कुछ चेंज आ रहा है, बदलती हुई परिस्थितियों का कुछ चैलेंज आ रहा है, तो उस चैलेंज को कैसे हम ठीक करें और आपदा को हम अवसर में बदलें, इस संबंध में भी यहाँ चिंतन मनन मंथन होगा। और मुझे लगता है इससे जो अमृत निकलेगा उससे कैट में हम सुधार कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। यही उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक विवादित खबर सामने आई, जहां कुछ नौजवानों ने आई लव यू मोहम्मद लिखे होर्डिंग लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। इस कार्रवाई का महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम पार्टी AIMIM के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ मोहब्बत जताने पर केस करना नाइंसाफी है और सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। उन्होंने मांग की कि दर्ज केस वापस लिए जाए और धार्मिक भावनाओं के इजहार पर रोक न लगाई जाए। आज हमने उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट ने कानपुर में 20 नौजवानों पर सिर्फ इसलिए केस बुक कराया कि उन्होंने एक होर्डिंग लगाया था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमने उस गवर्नमेंट के निषेध में आज का यह निदर्शन किया। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट
मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाती है। हद तो ये हो गई, आज तक मुसलमानों के घरों को बुलडोजर लगाया गया, हर किस्म की तकलीफ दी गई, मुसलमान बर्दाश्त किए। लेकिन आज का जो केस उन्होंने बुक किया है वो इस तासुब में केस बुक किया है कि पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी ने होर्डिंग लगाया हो और उस बुनियाद पर किसी ने केस बुक किया हो। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये सबसे हटकर उसने काम किया है, इसलिए उस गवर्नमेंट का हम निषेध करते हैं और इस गवर्नमेंट को और देश की गवर्नमेंट को इंतबाह करते हैं कि अगर आप कानून के ऊपर नहीं चलेंगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो हाल बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का हुआ वो हमारे मुल्क का भी होने में देर नहीं लगेगा। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल जो सबूत पेश किए गए वे पूरी तरह साफ और स्पष्ट है। कर्नाटक में सीआईडी जांच जारी है और विशेष रूप से उन फोन नंबरों की जानकारी मांगी गई है जिनका इस्तेमाल वोट चोरी में हुआ है। राहुल गांधी ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बात की गई, लेकिन वे कर्नाटक सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं कर रही हैं। इस पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस को जरूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। See, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof. There is a CID investigation going on, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information, and the Election Commissioner of India is not giving it. And this is not my statement. This is fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We have shown it in Alur. We are going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori. And we are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have seen. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof. I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. यूपी के मथुरा से एक बेहद ही अहम मामला सामने आया है, जहां एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये वीडियो मथुरा के नगला हयातपुर इलाके का बताया जा रहा है। खास बात यह है कि यह घटना उस वक्त की है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद थे। वीडियो में युवक साफ तौर पर कह रहा है कि अगर उसकी सुनी नहीं गई तो वो मुख्यमंत्री को जान से मार देगा। ये मामला सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लखनऊ से अहम राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा आवेदकों की फीस $1 लाख तक बढ़ाने के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने भारत की कमजोर विदेश नीति पर सवाल उठाए और पूछा कि हम क्यों कमजोर दिख रहे हैं और हमारी तैयारी क्या है। अखिलेश ने कहा कि हमारे देश को आर्थिक रूप से जितना मजबूत दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है और हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने खाद्य सुरक्षा और व्यापार को लेकर चिंता जताई कि जिस देश के साथ जमीन को लेकर विवाद है उसके साथ ही व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में, एससीएल जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम आईटी सर्विस की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में, सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब
आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं।